नमस्ते 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 सर। तो कल हमने जो प्रकरण पढ़ा था वो था उपसर्ग, जो समाप्त हो गया। उसमें हमने मुख्यतः 3 तरह के उपसर्ग पढ़े थे, जिसमें से आपको संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो थोड़े से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रत्यय। यानी क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। तो देखो, उपसर्ग के अंदर तो मैंने आपको ये बताया था कि उपसर्ग अगर हमने संधि ठीक तरीके से पढ़ी है तो उपसर्ग भी हमें अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। लेकिन संधि का प्रत्यय में कोई रोल नहीं होता, यानी प्रत्यय में संधि कोई काम नहीं आती। और ये ध्यान भी रखना है कि उपसर्ग जब हम लगाते हैं, अगर संधि का नियम लगता है तो संधि होती है, लेकिन प्रत्यय में चाहे किसी भी प्रकार के वर्णों का मेल हो, इसमें कोई संधि का नियम क्या नहीं लगता। उपसर्ग की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा इसके ठीक विपरीत होगी कि वे शब्दांश, यानी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है। तो देखो, उपसर्ग और प्रत्यय में हमें जो मूलभूत याद, यानी मूलभूत जो बातें याद रखनी है वो इस तरह रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे एक या एक से अधिक लग सकते हैं। किसी शब्द में एक उपसर्ग भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे दुर्व्यवहार शब्द मैंने आपको लिखा है नहीं, वैसे कई बार परीक्षा में आता है कि जैसे दुर्व्यवहार है, क्या बताओ? दुर्व्यवहार। तो बताओ इसमें क्या हो गया? दुरुपसर्ग भी हो गया और वी भी हो गया और क्या हो गया? औ भी हो गया। अर्थात किसी भी शब्द के साथ 1, 2, 3 कितने भी उपसर्गों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक बात आप याद रखोगे कि प्रत्यय में हमेशा, ठीक है, यानी किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय क्या लगेगा? एक ही लगेगा, एक से अधिक प्रत्यय नहीं लगेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एकत्रित। तो बता सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? बताओ, इधर से बताओ। हाँ, इत। तो इत करेंगे तो ये क्या बनेगा? एकत्र। और इधर क्या है बताओ? आपने कह दे इत। तो एकत्र का मतलब क्या होता है और एकत्रित का मतलब क्या होता है? ये बताओ कि एकत्र का मतलब क्या होता है और एकत्रित का मतलब क्या होता है? एकत्र का मतलब इकट्ठा, और एकत्रित, हाँ बताओ, एकत्रित का मतलब? देखो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों का तो क्या है, इसकी तो बाद में बात करेंगे। एकत्र का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। अब हमने इत प्रत्यय लगाया, शब्द क्या बना? एकत्रित। क्या बना? एकत्रित। और ये भी हम इकट्ठे के अर्थ में प्रयोग लेते हैं, अर्थात प्रत्यय लगने पर शब्द के अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या एकत्र में भी कोई प्रत्यय है क्या? तो देखो, एकत्र में क्या है बताओ? 1 + 3, यानी एक के पीछे त्रय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? एकत्र। तो याद रखना, हिंदी में एकत्रित नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और यदि आप लिख रहे हो तो ये क्या है बताओ? अशुद्ध। तो मूल शब्द क्या है बताओ? एकत्र। क्योंकि एकत्र में एक का मतलब तो एक संख्या होगी, त्रय लगते ही एकत्र का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा करना। क्या हो गया? इकट्ठा करना।
तो प्रत्यय एक ही लगेगा, एक से अधिक क्या नहीं लगेंगे। अब त्रय लग गया तो इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ध्यान रखना है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो बताओ एकत्रित शब्द क्या होगा, गलत होगा, यानी शुद्ध क्या होगा, एकत्र होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्रय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्रय। ठीक है, और देखो मैं आपको समझाता हूं कि प्रत्यय देखना कैसे है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहां शब्द लिखा, ये क्या लिख रहा है, निरपराधी, तो बता सकते हो इसमें क्या प्रत्यय है। तो देखो एक शब्द होता है अपराध, क्या होता है, अपराध, और यदि इसके ई प्रत्यय लगाते हैं तो एक शब्द बन जाता है, क्या बताओ, अपराधी। तो अपराध करने वाला क्या कहलाता है, अपराधी। लेकिन इसके आगे क्या लग गया बताओ, निर लग गया, और ये क्या, निरपराधी। तो अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो ये शब्द ऐसा बनेगा, ऐसा अपराधी जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। तो फिर वो अपराधी कैसे हो गया। तो क्या रखना है कि ये निरपराधी नहीं है, क्योंकि ई प्रत्यय तो हमने जोड़ दिया, निरपराध में कौन सा जोड़ दिया, निरपराध है, और इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बना दिया अपन ने, निरपराधी। लेकिन देखो इसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थ सही नहीं निकल रहा, क्योंकि ई प्रत्यय जोड़े तो निरपराधी, मतलब निर का मतलब होता है नहीं, अर्थात ऐसा अपराधी जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, तो फिर वो अपराधी कहां से हो गया। इसलिए ध्यान रखना, निरपराधी यानी प्रत्यय वहां लगाओ जहां शब्द का सही अर्थ निकले। तो शुद्ध क्या होगा बताओ, निरपराधी होता है, यानी इसके पीछे ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही कई बार होता है निरोगी, क्या लिख देते हैं अपन, निरोगी। तो ये भी क्या बताओ, इसमें निरुपसर्ग लग गया, क्या लग गया, निर, और निर का मतलब होता है नहीं। तो रोग के आगे तो निर लगाएंगे तो वो निरोग बनेगा, क्या बनेगा, निरोग। निरोगी नाम का भी कोई शब्द नहीं होता, अर्थात यहां भी आप प्रत्यय का प्रयोग क्या नहीं कर सकते। रोग के पीछे तो लगा सकते हो ई प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, रोगी। लेकिन निरोग का मतलब होता है रोग रहित, तो फिर उसके पीछे अपन ई प्रत्यय क्या नहीं लगा सकते। सो शुद्ध शब्द निरोगी नहीं, क्या होगा बताओ, निरोग। तो प्रत्यय का हमें सही प्रयोग करना है, उसका अर्थ भी सही निकलना चाहिए। तो याद रखोगे क्या, पहली बात तो ये रखोगे कि किसी भी शब्दांश के पीछे हम प्रत्यय जोड़ें तो उसके अर्थ में क्या होना चाहिए, सही तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि उपसर्ग तो किसी शब्द के आगे एक से अधिक लग सकते हैं, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे मात्र क्या लगेगा, एक प्रत्यय यदि उसके पीछे लग गया तो फिर दूसरा प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रश्न शब्द शुद्धि में खूब पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपसे पूछ लेगा सौंदर्यता, क्या लिख दिया बताओ, सौंदर्यता शब्द लिख दिया। अब बताओ ये सौंदर्य है, इसमें ऑलरेडी सुंदर प्लस ये लगा हुआ है, तो सुंदर प्लस ये क्या बन गया बताओ, सौंदर्य। अब कहने का मतलब है कि इसमें जो ता है वो गलत है, क्योंकि प्रत्यय केवल क्या लगता है, एक ही लगता है, और ता लगाने से इसका कोई विशेष अर्थ भी नहीं निकलता। तो यानी जब ये प्रत्यय लग गया तो फिर हमें ता की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि प्रत्यय क्या लगता है, एक। जैसे माधुर्य, मधुर के पीछे प्रत्यय लगेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, माधुर्य। अब कई बार आ जाता है सौंदर्यता, माधुर्यता, तो ये सारे शब्द कैसे माने जाएंगे, अशुद्ध, क्योंकि प्रत्यय क्या लगता है भाई, एक ही लगता है, एक से अधिक प्रत्यय किसी शब्द के साथ नहीं लगते। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, अब दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जब अपन उपसर्ग जोड़ देते तो या तो वो ज्यों का त्यों लग जाता था या फिर उसकी संधि होती थी। अब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो यानी किसी भी शब्द के पीछे हम प्रत्यय लगा रहे हैं तो उस शब्द का अंतिम वर्ण मुख्यतः स्वर ही होता है, यानी शब्द का अंतिम, भाई प्रत्यय जोड़ेंगे इसके पीछे जोड़ेंगे तो मेल किसका होगा, यानी इसके तो पहले वर्ण का, इसका अंतिम वर्ण का, यही तो होगा ना। यानी किसी भी शब्द के पीछे हम क्या लगाएंगे, प्रत्यय। तो जब लगाएंगे तो मिलेंगे कौन, यानी इस शब्द का तो अंतिम वर्ण, और मोस्टली किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण है वो स्वर ही होता है, बशर्ते अंतिम वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगा हो। और ज्यादातर 99% में बता रहा हूं कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिलेगा, स्वर। अब प्रत्यय का पहला वर्ण ये स्वर भी हो सकता है और क्या बताओ, व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है।
अब यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो ये प्रत्यय जो की त्यों लग जाएगा। क्लियर ना। जैसे शेर है, इसके पीछे हमें नी प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? नी। तो बताओ इसका अंतिम वर्ण तो ए है और यहां पहला वर्ण क्या है? ने, यानी स्वर के बाद क्या रहा है? व्यंजन। तो ये जो की त्यों बन जाएगा। क्या बताओ? शेरनी। क्या बन जाएगा? शेरनी। ठीक है। अब अगर जैसे हम लगा रहे किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है, प्रत्यय का पहला वर्ण क्या है? स्वर। तो क्या करेंगे? प्रत्यय का जो पहला वर्ण स्वर है वो शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर लग जाता है, अर्थात शब्द के अंतिम स्वर को हटा देंगे और उसके स्थान पर किसका? प्रत्यय का स्वर लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इसी का ले लेते। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? बाघ प्लस क्या? इन, यानी बाघ के पीछे हमें इन प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? इन। अब बताओ इसका पहला यानी इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए, और प्रत्यय का पहला वर्ण ई क्या गया? स्वर। तो आपको क्या करना है कि इस ग के ए को तो हटा देंगे और उसमें किसको जोड़ देंगे? ई को। ऐसा नहीं कहीं तुम संधि कर दो ए और ई की ए हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय में संधि के नियम क्या नहीं लगते। तो क्या करेंगे बताओ? यानी बाघ का ए तो हट जाएगा और घ के ऊपर क्या जुड़ जाएगी? इन, और ये क्या बन जाएगा बताओ? बाघिन। क्या बन जाएगा? बाघ प्लस इन बराबर क्या? बाघिन। ऐसे ही कमल के पीछे इन्हीं प्रत्यय लगाएंगे। किसके पीछे? कमल के पीछे इन्हीं प्रत्यय लगाया। तो बताओ पहला स्वर क्या है? ई। तो ये ले का ए हट जाएगा और ई इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कमलनी। ऐसे ही देखो अपन ने भाषा के पीछे एक प्रत्यय लगाया, तो बताओ भाषा का अंतिम स्वर क्या है? आ, और इधर क्या है? ई। तो अब क्या करेंगे? इस आ को तो हटा देंगे और ई इसमें जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा? भाषिक। तो क्या समझ में आया आपको कि हम किसी भी शब्द के पीछे यदि हम प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं, तो दो बात याद रखनी है। यदि शब्द का यानी प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर है तो वो शब्द के क्या बताओ? अंतिम स्वर के स्थान पर लग जाएगा, और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो उसे शब्द के साथ जो की त्यों क्या बताओ? जोड़ दिया जाएगा। तो क्या लिखना है? अब लिख लो उस बात को। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी कि कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे आप। हाँ, किसी भी शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने पर यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है तो वह शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर लग जाता है। शब्द के किस पर लग जाता है? अंतिम स्वर के स्थान पर क्या लग जाता है? और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो वह ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ज्यों का क्या त्यों जुड़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है कि किसी भी शब्द के साथ हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है तो वो शब्द के क्या बताओ? अंतिम स्वर के स्थान पर लग जाता है, और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो वह क्या बताओ? जो का त्यों। जैसे बताया था ना, शेर प्लस नी, तो नी में ने पहले आ रहा है, ई बाद में आ रही है, तो व्यंजन आ रहा है, तो जो की त्यों जुड़ जाए। क्या बताओ? शेरनी। लेकिन मैंने बताया था बाघ प्लस इन, तो बाघ का अंतिम वर्ण क्या है बताओ? ए स्वर है, और उधर भी ई क्या रहा है बताओ? स्वर। तो यह स्वर का मेल स्वर से हो रहा है। मैंने कहा प्रत्यय लगाते समय संदेह नहीं होती। तो क्या करेंगे? बाघ का ए को हटा देंगे और घे पे क्या बताओ? इनकी ई जुड़ जाएगी, तो बाघ प्लस इन बराबर क्या बन जाएगा? बाघिन। ठीक है, चलो एक हमें यह बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम करते हैं बात प्रत्यय के भेदों की।
किसकी बात करेंगे? तो लिखो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है क्या बताओ? तदित प्रत्यय। क्या होता है? तदित प्रत्यय। तो देखो ये कैसे याद रखना है। तो देखो हमने प्रत्यय क्या क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो क्या कहलाते हैं बताओ? प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, तो अर्थ या रूप परिवर्तन, परिवर्तन होगा ना के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, तो विकारी और क्या बताओ? अविकारी। और जो विकारी शब्द होते हैं उनमें आते हैं कौन बताओ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके पीछे हम क्या लगाएंगे बताओ? प्रत्यय। तो जब प्रत्यय लगाएंगे तो जो क्रिया के पीछे लगता है, किसके पीछे लगता है? क्रिया प्लस प्रत्यय, यानी क्रिया के पीछे प्रत्यय लगता है वो तो होगा क्या बताओ? कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगेगा वो क्या हो जाएगा? तदित प्रत्यय। तो याद रह जाएगा वे यानी क्रिया शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? तदित प्रत्यय। या क्रिया के अलावा किसी के भी साथ लगे तो किसमें आएगा? तदित में। तो क्रिया तो आप जानती हो ना किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं क्या बताओ? काम के नाम को। क्रिया किसे कहते हैं? काम के नाम को। मोटा मोटा यहां इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखो इस दुनिया में जो भी कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो उसका नाम तो आएगा संज्ञा में। इस दुनिया में जो भी कुछ है सब क्या है बताओ? संज्ञा है। और इसके अलावा दूसरी जो चीज होती है वो होती है क्या बताओ? क्रिया। तो काम के नाम को क्या कहते हैं? क्रिया। आप किसी से पूछ रहे हो क्या कर रहे हो तो उत्तर जो भी देगा वो पढ़ या क्या, यानी क्या काम कर रहे हो तो बताएगा मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं। तो पढ़ना, लिखना, सोना, पीना, खाना, ये सब क्या है बताओ? क्रिया। तो क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगेगा वो तो क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे जो प्रत्यय लगेगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? तदित प्रत्यय, ठीक है। यानी क्रिया शब्दों के पीछे लगने वाला प्रत्यय तो कृत प्रत्यय और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे लगने वाला कौन सा हो जाएगा? तदित प्रत्यय, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी बताओ? कृत प्रत्यय की, ठीक है। तो हेडिंग डालो क्या? कृत प्रत्यय। तो क्या परिभाषा हुई कृत प्रत्यय की? कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर, क्रिया शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्या याद रखोगे कृत प्रत्यय की परिभाषा? कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। तो देखो अब जो प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर हम उसकी चर्चा करते हैं। या तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, या तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर प्रश्न आपसे आ सकता है प्रत्ययों के भेदों से, यानी कृत प्रत्यय के भेद होते हैं और तदित के भी क्या होते हैं? भेद। तो वो भेद का काम तो अपन बाद में देखेंगे, पहले किसी भी शब्द के पीछे प्रत्यय क्या लगा हुआ है ये कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे जाने, ये कोई रटने का विषय नहीं, केवल क्या बताओ समझने का, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें कृत प्रत्यय की, किसकी बात करें? कृत प्रत्यय की, ठीक है। तो देखो आपको कोई भी जैसे लिखना है, जैसे ये लिखना है, ये लिखना क्या है बताओ? क्रिया है। क्या है? लिखना क्रिया, ठीक है। तो जब भी हम इसके पीछे प्रत्यय लगाएंगे, जैसे इसके पीछे हमने आई प्रत्यय लगाया, क्या लगाया? आई।
तो क्या होता है कि प्रत्यय लगता तो क्रिया के पीछे ही है, लेकिन जब वो जुड़ता है तो क्रिया की पहले धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु। और धातु क्या होता है? यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के क्या बताओ? मूल रूप को हम क्या कह देते हैं? धातु कहते हैं। याद रह जाएगा क्या? हाँ, अगर ये याद नहीं रहे तो आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये है, यदि क्रिया शब्दों के अंत से, यदि क्रिया शब्दों के अंत से ना हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए? ना हटा दिया जाए, तो वह धातु बन जाती है। तो वह क्या बन जाती है? धातु बन जाती है। क्या बन जाती है? धातु बन जाती है। अब ये चीज हमें कैसे काम आएगी वो ध्यान रखना है। जैसे ऊपर क्या लिखा है भाई? लिखना लिखा है। क्या लिखा हुआ है? लिखना। अब इसके पीछे आई जोड़ोगे तो आपको सबसे पहले इसे क्या बनानी पड़ेगी? धातु बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? धातु। और धातु क्या होगी बताओ? लिख। यानी लिखना में धातु क्या हो गई? लिख। और लिख में आई जोड़ेंगे तो ये आ किस पे जुड़ जाएगा? खे पे। अभी तो मैंने समझाया था कि ए तो हट जाएगा, आ उसमें आके जुड़ जाएगा। तो लिखना प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? लिखाई। क्या हो जाएगा? लिखाई। ऐसे ही मैं कहूं भाई आपको लिखना के पीछे क्या जोड़ना है? आवट जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे बताओ? कि पहले लिखना को आपको किस में जोड़ बदलना पड़ेगा? धातु में। तो धातु क्या हो जाएगी? लिख। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि क्रिया शब्दों के अंत से ना हटाकर हम किसको प्राप्त करते हैं? धातु को। तो लिखना की धातु क्या होगी? लिख। पढ़ना की क्या होगी? पढ़। ठीक है ना? समझा है ना? तो ना शब्द हटाती हमारे पास क्या आ जाएगी बताओ? धातु। अब लिख में आवट जोड़ेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? लिखावट। अब ये तो बात हुई प्रत्यय जोड़ने की। अगर हमसे किसी भी शब्द में वो पूछे कि बताओ निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो आपको उसमें क्या याद रखना है वो समझना है। ठीक है? जैसे आपसे पूछे कि भाई बेलन में कौन सा प्रत्यय है, ऐसे पूछता है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको इसमें क्रिया देखनी है कि बेलन में क्रिया कौन सी हो सकती है। तो इसमें क्रिया हो सकती है बेलना। क्या हो सकती है? बेलना। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो शब्द बनता है वो धातु प्लस प्रत्यय से बनता है। किससे बनता है? धातु प्लस क्या? प्रत्यय से। धातु प्लस किससे बनता है? प्रत्यय से। अब बेलना में धातु क्या हो गई? बेल। क्या हो गई? बेल। तो इसमें से बेल धातु को हटा दो आप, तो बताओ लास्ट में क्या बच गया? ने। तो बताओ बेलन में कौन सा प्रत्यय हो गया? ने हो गया। क्या हो गया? ने। अगला देखो, बताओ ये क्या लिख रहा है? घुमक्कड़। क्या लिख रहा है? घुमक्कड़। अब आपको देखना है कि जो ये शब्द होता है जब प्रत्यय शब्द बना होता है तो मैंने कितनी चीज बताई इसमें? दो, कि धातु प्लस प्रत्यय। तो पहले तो इसमें क्रिया देखो, कौन सी क्रिया संबंध है इसका? घूमना से। किससे है? घूमना। और घूमना में से किसको हटाएंगे? ना को। तो क्या बचेगा? घूम। अब घूम के बाद इसमें क्या बचा? यानी कड़ है, लेकिन ये कक्कड़ नहीं, क्या होता है? अक्कड़ होता है। अब ये ए कहां से आया? तो इधर समझ लो। जैसे मान लो हमने घूमना में आ जोड़ेंगे, क्लियर हुआ ना? तो कहने का मतलब है ये ना हटेगा और ये ए किस में आगे जुड़ जाएगा? मैं। तो मैं का मैं ही रह जाएगा। तो ये घूमना प्लस अक्कड़ बराबर क्या बढ़ेगा? घुमक्कड़। और ये पहले वर्ण में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। घूमना में तो बड़ा हुआ था, घुमक्कड़ लिखते तो क्या होता है? छोटा। लेकिन आपको तो मूल शब्द की जरूरत नहीं है, आप तो ये देखो धातु के बाद जो बचेगा वो क्या होगा बताओ? प्रत्यय होगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा झूला, इसमें आपको प्रत्यय ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले देखो इसमें क्रिया कौन सी है भाई? झूलना। किससे संबंध है इसका? झूलना। झूलना की धातु क्या बनेगी? ना हटा दो। क्या बनेगी बताओ? झूल। और इसमें से झूल को हटा देंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना कि धातु प्लस प्रत्यय, तो धातु हटा दी झूल, तो उसके बाद क्या बचा बताओ? आ। तो केवल इसमें कौन सा प्रत्यय? आ। इस तरह से आप यदि प्रत्यय को समझोगे या प्रत्यय निकालोगे तो आपका कोई प्रश्न गलत क्या नहीं होगा। जैसे और समझो, मैं आपसे बात करता हूं, बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें? कटौती। क्या लिखा हुआ है? कटौती।
ठीक है, आपसे पूछेगा बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बताओ इसमें क्रिया कौन सी हो सकती है, कटना। कौन सी क्रिया हो सकती है, कटना। काटना नहीं, कटना। काटना तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब कटना में से ना हटाया तो धातु क्या बन गई, कट, तो इसमें से कट को कट कर दो। ठीक है, अब बताओ क्या बचा, एक तो औ की मात्रा बच गई और एक क्या बच गया, ती। तो कौन सी प्रत्यय होगा इसमें, औती। कौन सा होगा, औती। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न अलग करते हैं। अब मैं आपको कठिन उदाहरण बताऊं। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, झाड़ू। क्या लिखा हुआ है, झाड़ू। अब इसमें आपसे प्रत्यय पूछेगा, वहां आड़ू भी देगा, ऊ भी देगा, रू भी देगा। आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्यय ऐसे निकालना है। बताओ झाड़ू में क्रिया कौन सी हुई, झाड़ना। कौन सी क्रिया हुई बताओ, झाड़ना। और झाड़ना का हम यदि धातु बनाएंगे तो क्या हो जाएगी बताओ, झाड़। तो इसमें से झाड़ को हटा दो, तो लास्ट में क्या बचा, ऊ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ऊ। इस तरह से हम प्रत्यय ज्ञात करते हैं। आया समझ में, ध्यान से समझो प्रत्यय को हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं कठिन से कठिन उदाहरण बता रहा हूं। बताओ ये क्या लिखा हुआ है, बुहारी। तो बताओ इसमें प्रत्यय कौन सा है, जल्दी से। आ रही, अच्छा हाँ भाई। तो देखो कैसे, तो ये शब्द लिखा हुआ है क्या बताओ, बुहारी। क्या लिखा हुआ है, बुहारी। आपको सबसे पहले इसमें क्रिया देखनी है। तो बताओ क्रिया क्या होगी इसमें, बुहारना। क्या क्रिया होगी, बुहारना। अब बुहारना में से ना हटाएंगे तो धातु क्या बनी बताओ, बुहार। अब इसमें से बुहार को हटा दो तो बताओ कौन सा प्रत्यय इसमें, ई। कौन सा प्रत्यय, ई। आरी नहीं, कौन सा प्रत्यय, ई। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से क्या बताओ, प्रत्यय और धातु को अलग कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है, ये देखना है वो क्रिया से बना हुआ है तो इसका मतलब वो कृत प्रत्यय के उदाहरण है। और उसमें धातु नहीं लगानी है, आपको टुकड़ा करना है। कहीं तुम कर दो बुहार, जैसे बुहार प्लस ई बुहारी, नहीं, वो तो क्रिया ही रहेगा, मूल तो बुहारना। धातु तो केवल हम प्रत्यय को अलग करने में काम लेंगे, जोड़ने में काम में लेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले उसमें क्रिया देखो कौन सी है। क्रिया मिल गई, उस क्रिया में से ना हटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगी भाई, धातु। क्या आ जाएगी, धातु। अब क्या करो, उस शब्द में दो ही चीज होती है, मैंने एक तो बताया था धातु होती है और एक क्या होता है बताओ, प्रत्यय। तो अब आपको क्या करना है कि धातु को हटा देंगे तो बचेगा वो क्या बच जाएगा भाई, प्रत्यय बच जाएगा। क्या बच जाएगा, प्रत्यय। तो उसमें वही प्रत्यय हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि भाई बुहारी में क्रिया कौन सी है, बुहारना। तो धातु क्या हो गई, बुहार। अब इसमें से बुहार को हटा दिया तो केवल लास्ट में क्या बचा, ई। क्या, ई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ई। इस तरह से आपको क्या बताओ, प्रत्यय अलग करने हैं। क्या अलग करने हैं, प्रत्यय। कोई भी शब्द आ जाए तो उससे क्या करने हैं, प्रत्यय। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो समझने हैं। लिखना प्लस आई बराबर क्या, लिखाई। लिखना प्लस अक बराबर क्या, लेखक। लिखना प्लस नी, लेखनी। लिखना प्लस इत बराबर क्या, लिखित। एक और लिख लो, खेलना प्लस औना बराबर क्या, खिलौना। अब इधर समझ, ये मैंने कुछ शब्द लिखे, ये समझ में आ गया भाई। लिखना है, ना हटाएंगे, लिख में आई जोड़ेंगे तो लिखाई हो गई। लिखना में से ना हटाएंगे, अक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा पहले स्वर में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो लिखना प्लस अक बराबर क्या हो गया, लेखक। लिखना में नी जोड़ेंगे तो ना हटेगा और ये लिख बचा, इसके पीछे नी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, लेखनी। क्या हो गया, लेखनी। ऐसे ही लिखना प्लस इत है तो ना हटाएंगे, लिख में इत जोड़ेंगे तो क्या हो गया, लिखित। ये अलग है, खेलना प्लस ओना तो ना हटेगा, खेल में ओना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खिलौना। क्या हो गया, खिलौना। अब आपको क्या समझना है इसमें कि ये उदाहरण जो मैंने लिखे वो कैसे लिखे, वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखो
आपको इसमें यह देखनी है कि कौन सी तो इसमें वस्तु है, कौन सी इसमें व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें ये वस्तु है, ये वस्तु है, और यह व्यक्ति है। ये क्या है बताओ? व्यक्ति। क्लियर हुआ ना? ये समझना है कि कौन से तो वस्तु और कौन सी के बताओ व्यक्ति है। ठीक है, बाकी एक ये लिखित है और एक ये लिखाई है। ये वस्तु तो नहीं है और व्यक्ति भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है? ठीक है, कि जब व्यक्ति मिलता है आपको, ठीक है, जैसे ये व्यक्ति मिल गया लेखक, तो ये लेखक क्यों है? क्योंकि ये लिखने की क्रिया करता है। क्या करता है? लिखने की क्रिया करता है, इसलिए लेखक है। पढ़ने की क्रिया करता है वो पाठक है। पीने की क्रिया करता है वो पियक्कड़ है। घूमने की क्रिया करता है वो क्या बताओ? घुमक्कड़ है। खेलने की क्रिया करता है वो क्या बताओ? खिलाड़ी। अर्थात ये क्रिया को करते हैं और क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता। अतः ये हुआ कर्तरीवाचक। क्या हुआ? कर्तरीवाचक। यानी कर्ता को हम क्या कहेंगे? कर्तरीवाचक। ठीक है, अब मैंने आपको बताई थी कि ये लेखनी और ये खिलौना, ये दोनों व्यक्ति नहीं है। क्या बताओ? वस्तु। याद रखना जब व्यक्ति बने, क्योंकि ध्यान रखना, कर्ता हमेशा एक इसके यानी जो भेद होते हैं वो होते हैं कर्तरीवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कर्ता है, इसलिए कर्ता को क्या कहते हैं? कर्तरी। ठीक है, आप वाच्य पढ़ते हो कर्तरीवाच्य, तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कह देते हैं? कर्तरीवाच्य। तो इसमें कर्ता बना है इसलिए इसे क्या कह दिया? कर्तरीवाचक। क्या कह दिया? कर्तरीवाचक। अब मैंने कहा कि कर्ता हमेशा कोई ना कोई क्या बताओ? व्यक्ति होगा, क्योंकि सजीव व्यक्ति ही तो क्रिया कर सकता है, निर्जीव व्यक्ति थोड़ी क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि कर्ता में हमेशा कोई ना कोई क्या आएगा? व्यक्ति आएगा। अगर वो व्यक्ति है तो वो किस में होगा बताओ? कर्ता में। ठीक है, अब दो वस्तु, एक तो लेखनी है और एक खिलौना है। ठीक है, अब देखो ये जो लेखनी है ये साधन है। क्या है बताओ? साधन। इसलिए ये साधन कार दे रखी है, तो इसको अपन किस में रखेंगे? करणवाचक में। किस में? अब ये खिलौना बिछोना, इनसे ये कर्म है, यानी ये कोई साधन नहीं है। ये किसके? जो साधन नहीं है वो किस में आएगा? मैंने कहा अगर वो वस्तु है तो या तो करण में आएगी या फिर किस में आएगी? कर्म में। किस में आएगी? कर्म में। और वैसे भी देखो करण के तो उदाहरण बहुत है, कर्म के तो तीन ही उदाहरण है। एक तो ओना प्रत्यय लगता है, एक ना लगता है, एक नी लगता है। ठीक है, ओ ना और नी। तो ये आपको याद रखना है, खिलौना किस में आ जाएगा? कर्म में। किस में आ जाएगा? कर्मवाचक में। ठीक है, अब देखो ये लिखित क्या है? क्या है बताओ? लिखित। अब ये जो लिखित है ये विशेषण है। जैसे लिखित परीक्षा, तो परीक्षा की विशेषता बताती है वो कैसी है? लिखित। अगर कोई के मौखिक परीक्षा, तो फिर परीक्षा की विशेषता बता दो कैसी है बताओ? मौखिक। प्रायोगिक, लिखित, ये शब्द क्या है बताओ? विशेषण है। क्या है बताओ? विशेषण। तो ये आ गया विशेषणवाचक में। किस में आ गया? विशेषणवाचक। क्या हो गया? विशेषणवाचक। और ये लिखाई जो है ये ना तो व्यक्ति और ना वस्तु है। विशेषण के भी फिक्स उदाहरण है, ध्यान रखना। कर्म और विशेषण के मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो आप याद कर लेना कि इनको तो कर्म में रखना है, इनको विशेषण। विशेषण के तो है ही दो तीन उदाहरण। वैसे भी जो बोर्ड की किताब है उनमें विशेषणवाचक नाम का कोई भेद नहीं है। वहां दे रखा है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्या दे रखा है? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसमें से कभी कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिया के पीछे अपन हुआ जोड़ देते हैं। उसमें एक ही उदाहरण है, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, गाता हुआ। तो वो मैं आपको एग्जाम में क्या चीज महत्वपूर्ण है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, वो मैं बता दूंगा आपको। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर कोई शब्द व्यक्ति भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है तो समझ लेना वो क्या है बताओ? भाव है। क्या है वो? भाव। क्योंकि व्यक्ति तो किस में आएगा? कर्ता में। और वस्तु होगी तो किस में आएगी? करण में या फिर किसमें? कर्म में। अगर वह व्यक्ति भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है तो सीधा वो किस में चल जाएगा बताओ? भाव में। तो ये कौन सा हो गया? भाववाचक। तो कहने का मतलब होता है कि एक ही क्रिया से जो बनने वाले शब्द हैं वो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। इसलिए जो कृत प्रत्यय उसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। बताओ पहला कौन सा होगा? कर्तरीवाचक। नंबर 2 क्या हो जाएगा? कर्मवाचक। नंबर 3 क्या हो जाएगा? करणवाचक। और नंबर 4 क्या हो जाएगा? भाववाचक। और नंबर 5 क्या बताओ? विशेषणवाचक। ठीक है, तो ये हमने एक ही क्रिया से बनाए।
बनने वाले शब्द कोई कर्ता कर दे रहा है, कोई कर्म कर दे रहा है, कोई करण कर दे रहा है, तो जो जैसा अर्थ दे रहा है उसको हमें उसी भेद के अंदर क्या रखना है। तो हेडिंग डालो आप क्या कि कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 3 करणवाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 4 भाववाचक कृत प्रत्यय। कौन सा? भाववाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 5 क्या बताओ? विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा? विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। और मैंने कहा था कि बोर्ड की किताबों में ये 5वां भेद है वो कौन सा होता है? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय के नाम से भी कुछ किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन मैंने कहा था ये परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए जो मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं विशेषण, इसमें से प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय क्या होगा। तो यानी वह प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगे और बनने वाला शब्द यदि वो कर्ता हो, क्या हो? कर्ता हो, तो क्या कहेंगे? कर्तरीवाचक। और मैंने कहा ना कि कर्ता कोई ना कोई क्या बताओ? व्यक्ति ही होगा। कर्ता कोई ना कोई क्या होगा? व्यक्ति होगा। अगर वह व्यक्ति है, वो व्यक्ति इसलिए बनेगा क्योंकि वह क्रिया करता होगा। तो कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय में क्या रखना है कि वे प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर, या धातु कह दो या फिर क्या कह दो? क्रिया कह दो, एक ही बात है। क्रिया के मूल रूप को अपन क्या कहते हैं? धातु। तो वास्तव में प्रत्यय तो क्रिया के लगता है, लेकिन जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का परिवर्तन हम किसमें कर लेते हैं? धातु में। क्रिया का परिवर्तन किसमें कर लेते हैं? धातु में। तभी प्रत्यय जुड़ता है, क्योंकि क्रिया में तो ऑलरेडी ना प्रत्यय लगा होता है। और मैंने कहा था ना कि प्रत्यय तो क्या लगता है? एक ही लगता है, एक से अधिक प्रत्यय किसी शब्द के साथ क्या नहीं लगते। ठीक है, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। मैंने कहा व्यक्ति बने तो वो कर्ता होगा, और यदि वो वस्तु बने तो फिर कर्म, और किस में आएगा बताओ? करण में आएगा। करण का मतलब जानते हो आप? साधन। अगर वो साधन नहीं है तो फिर कर्म में। और मैंने कहा ना कर्म के तो कुछ उदाहरण भी क्या है बताओ? निश्चित हैं, उनको आप 1-2 बार देखोगे तो याद रख लेना वो किस में हो जाएंगे? कर्म में। और जो साधन बनेंगे वो करण। और मैंने कहा अगर कोई धातु के पीछे लगता है, ठीक है, यानी ऐसा जो क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा है, बनने वाला शब्द यदि क्या नहीं है बताओ? व्यक्ति भी नहीं है और क्या नहीं है बताओ? वस्तु भी नहीं है, तो आंख बंद करके उसे किसमें डाल देना? भाववाचक कृत प्रत्यय में। किसमें डाल देना? भाववाचक कृत प्रत्यय में। बताओ फिर से याद रखना, अगर व्यक्ति बने तो कैसा होगा? कर्तरीवाचक। अगर वस्तु बने तो या तो कर्म में होगा या फिर किसमें होगा? करण में। और वह व्यक्ति भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है तो फिर किस में चल जाएगा? वो भाववाचक। इसकी तो टेंशन ही छोड़ दो विशेषण की, तो क्योंकि इसमें तो गिने चुने 2-3 शब्द हैं तो वो विशेषण होते हैं, इसलिए उन्हें विशेषणवाचक कह देते हैं। बाकी जो उदाहरण मिलेंगे वो कहां मिलेंगे आपको? भाववाचक में ज्यादा मिलेंगे। किसे मिलेंगे? भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा क्या रखना है आपको कि भाव यानी क्रिया शब्दों के पीछे या धातु के पीछे प्रत्यय लगेंगे, और बनने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा बताओ? भाववाचक संज्ञा होगा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? भाववाचक क्या बताओ? कृत प्रत्यय। क्या नाम रख दिया? भाववाचक कृत प्रत्यय। तो समझ में आ गया, आपको भेद भी समझ में आ गए, और कैसे किसी शब्द से प्रत्यय लगाते, दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर कोई प्रश्न क्या नहीं आएगा। तो दोनों समस्या आपकी हल हो जानी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। फिर से मैं बता रहा हूं कि किसी भी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अभी मैंने केवल कृत के बारे में पढ़ाया है। किसके बारे में पढ़ाया है? कृत। तो आपको ये देखना है कि उसमें क्रिया कौन सी है, ठीक है। फिर उस क्रिया में से ना हटा के उसकी क्या बनाओगे? धातु। तो उस मूल शब्द में से उस धातु को हटा देना, ठीक है।
बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। मूल शब्द में जरूर परिवर्तन होता है, मात्रा छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रत्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जो का त्यों पीछे लगता है धातु के। ठीक है, तो ऐसे तो हमें प्रत्यय देखना है। अगर भेद पूछे तो बिल्कुल याद रखना है, अगर वो बनने वाला शब्द व्यक्ति है तो वो कर्ता होगा। क्या होगा, कर्ता। और यदि वह वस्तु है तो या तो फिर कर्म में होगी या फिर करण में होगी। अब मैं पढ़ाऊंगा तो कर्म के आपको बता दूंगा, इन इनमें आप कर्म याद रखना, बाकी सारे किस में चल जाएंगे, करण में। और यदि वह व्यक्ति भी नहीं है और क्या वस्तु भी नहीं है तो फिर किस में आ जाएगा, बताओ, भाववाचक संज्ञा में। विशेषण को तो आप छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके 2-3 शब्द हैं, उनको याद रख लेना, उनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो बिल्कुल प्रत्यय बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें कहीं कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हम एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या बताओ, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। क्या लिखेंगे, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। तो क्या हुआ इसकी, बताओ क्या पहचान होगी, क्या परिभाषा होगी, कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तरीवाचक क्या, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया कह दो या धातु, एक ही बात होती है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का, यानी ऐसा शब्द जो कर्ता का अर्थ दे, निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अब लिखो एग्जाम्पल, जैसे अक है, ये क्या है, अक। तो इसमें लिखो लेखक, पाठक और गायक। क्लियर। अब ये लेखक है तो इसका बताओ कौन सी क्रिया है, बताओ, ये होगा लिखना प्लस क्या, अक। एक चीज और ध्यान रखोगे आप कि हम लिखना जो क्रिया है इसी को संस्कृत में लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे लिखना को क्या बोलते हैं, लेखन। तो लिखना में से ना हटता है और लेखन में से न। अगर इसको अपन लेखन लिखते ना तो कहने का मतलब यह है सीधा ही लेखन का लेखक बन जाता, न हट जाता, अक जुड़ जाता। अब ये लिखना प्लस अक है तो ना हटाएंगे, लिख के पीछे अक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, लेखक। अब ऐसे ही पढ़ने को हम संस्कृत में पठन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पठन। तो पठन के पीछे अक लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, पाठक। क्या हो जाएगा, पाठक। तो यहां पढ़ना से नहीं बनाए, इसको पठन बना दिया, क्योंकि पढ़ने वाले को हम क्या कह देते हैं, पाठक। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पठन प्लस क्या, अक, और ये क्या बन गया भाई, पाठक। यानी मैंने क्या समझाया कि पढ़ना में से तो ना हटेगा, पठन में से नहीं हटेगा, और पठ के पीछे अक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाठक। क्या हो जाएगा, पाठक। और ये गई प्लस अक है, क्या है बताओ, गई प्लस अक। मैंने ये कहा था कि प्रत्यय के अंदर संधि नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना ये अपवाद है। गई के पीछे अपन अक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, गायक। और इसमें संधि होती है, कौन सी होती है, अयादि। तो मैंने कहा एक आध बातें मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रत्यय में संधि के नियम क्या नहीं लगते। ठीक है, तो एक प्रत्यय तो हुआ ये। अगला लिखते हैं, अक्कड़। कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। इसका एग्जाम्पल लिखो, घुमक्कड़, भुलक्कड़,
तो देखो सबसे पहले ये करता है कि नहीं, तो देखो ये लिखने की क्रिया करता है इसलिए लेखक हुआ, ये पढ़ने की क्रिया करता है इसलिए पाठक हुआ, ये गाने की क्रिया करता है इसलिए क्या हुआ, गायक। और क्रिया का करने वाला ही तो क्या कहलाता है, कर्ता, यानी जो क्रिया को पूर्ण करता है वही तो करता है। अब कर्ता का अर्थ दे रहे हैं इसलिए इसको हमने किस में रख दिया भाई, कर्तरीवाचक में। अब जो घूमने की क्रिया करता है वो क्या होता है, घुमक्कड़, और जो भूलने की क्रिया करता है वो क्या होता है, भुलक्कड़, जो पीने की क्रिया करता है वो क्या होता है, पियक्कड़। तो अब ये क्रिया कर रहे हैं, घूमने की क्रिया कर रहा है इसलिए घुमक्कड़ है, तो बताओ इसमें क्या बनेगा, इसका टुकड़ा करेंगे तो बिल्कुल क्या बनेगा, बताओ, घूमना प्लस क्या, अक्कड़, और क्या बन जाएगा बताओ, घुमक्कड़। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, वेरी गुड, भूलना प्लस क्या, अक्कड़, क्योंकि क्रिया लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, भुलक्कड़। आड़ी, क्या बताओ, खिलाड़ी। अब कैसे कहेंगे बताओ, क्या बनेगा इसका टुकड़ा, तो खेलना प्लस क्या, आड़ी, खेलना प्लस क्या, आड़ी बराबर क्या, खिलाड़ी। तो मैंने क्या पहचान बताई थी कि ये खेलने की क्रिया करता है इसलिए क्या है बताओ, खिलाड़ी है। यानी किसकी क्या करता है, खेलने की क्रिया करता है इसलिए क्या है बताओ, खिलाड़ी। और क्रिया को करने वाला है तो क्या है बताओ, करता है। अब क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लग रहा है, बनने वाला शब्द किसका अर्थ दे रहा है, कर्ता का। और मैंने कहा ना कि कर्ता भी याद ना रहे तो कर्ता में केवल क्या आएगा बताओ, व्यक्ति। तो खिलाड़ी भी कोई ना कोई व्यक्ति है, घुमक्कड़, भुलक्कड़, लेखक, पाठक, गायक, सब किसका अर्थ दे रहे हैं, ये व्यक्ति को। और मैंने कहा ना कि कर्ता हमेशा कोई ना कोई क्या बताओ, व्यक्ति ही होगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि ये खेलने की क्रिया करता है इसलिए क्या है बताओ, खिलाड़ी। ऐसे ही मैंने एक प्रत्यय लिखा आकू, और यहां लिख दिया क्या बताओ, लड़ाकू। तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा लड़ना प्लस क्या, आकू बराबर क्या बनेगा, लड़ाकू। लड़ाका भी होता है, क्या होता है, लड़ाका। तो ये क्या हो जाएगा, लड़ना प्लस क्या, आका बराबर क्या हो जाएगा, लड़ाका। और इसमें प्रत्यय कौन सा होता है, आका प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, आका, है ना। लड़ना प्लस आका बराबर क्या बनेगा, लड़ाका। और एक दो प्रश्न इसमें, एक दो और प्रत्यय है बहुत अच्छे, ये याद रखना है आपको। प्रत्यय है ओड़ा, कौन सा है, ओड़ा। और इधर लिखा अपन ने भगोड़ा। तो ये क्या बताओ, ये किससे बनेगा, भागना प्लस क्या, ओड़ा, यानी भागने की क्रिया करता है इसलिए क्या है बताओ, ये भगोड़ा। क्या है, भगोड़ा। तो भागना प्लस ओड़ा बराबर क्या हुआ, भगोड़ा। अब जो भागने की क्रिया करता है वो क्या है, भगोड़ा। और क्रिया को करने वाले को ही तो हम क्या कर दे, करता। एक और होता है इसमें हसोड़ा। तो क्या हो जाएगा, हंसना प्लस क्या, ओड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस आपको इसमें याद क्या रखना है कि प्रत्यय किसके शब्द साथ लगे, क्रिया शब्दों के साथ। किसके साथ लगे, क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगे। और बनने वाला जो शब्द है वो किसका अर्थ दे, कर्ता का अर्थ दे। और कर्ता याद नहीं रखना है तो क्या रखना है, व्यक्ति। अगर बनने वाला शब्द कोई ना कोई क्या बताओ, व्यक्ति है, तो निश्चित बात है वो किस में आएगा, कर्ता में। तो ये पहला भेद हुआ हमारा, क्या बताओ, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। फिर से समझ लो, क्या याद रखना है कि क्रिया या धातु के पीछे प्रत्यय लगे और बनने वाला शब्द किसका अर्थ दे, कर्ता का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2 क्या बताओ, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्या, कर्मवाचक क्या, कृत प्रत्यय, ठीक है। ये अपना नंबर 2 है, कौन सा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें देखो एक इसमें और भी रह गए प्रत्यय, बहुत सारे हैं लेकिन आपको केवल जैसे लुटेरा है, ठीक है। तो बताओ किससे बनाइए, ये लूटना प्लस क्या, एरा बराबर क्या बन गया, लुटेरा। अब वो लुटेरा क्यों है, क्योंकि वो लूटने की क्या करता है, क्रिया। तो लूटना क्रिया है, एरा प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, लुटेरा।
और लुटेरा भी कोई ना कोई व्यक्ति है, और लुटेरा क्यों है, क्योंकि वो लूटने की क्या करता है, क्रिया, इसलिए उसको भी किस में रखेंगे हम, कर्तरीवाचक क्या बताओ, कृत प्रत्यय में। ठीक है, अब है अगला हमारा कौन सा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो जिस तरह ये पढ़े सिंपल, उसी तरह हमें क्या बताओ कर्म के याद हो जाएंगे, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे।